अब लास्ट इसमें कैलकुलेशन के लिए पैरामीटर बच गया, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज़ डेल्टा जी। मैंने आपको पहले कहा था कि हम ये पॉपुलर रिलेशन को यूज़ कर रहे होंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बड़ी पॉपुलर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। अब देखो, डेल्टा जी निकालने के लिए हमारे को डेल्टा एच चाहिए, डेल्टा एस चाहिए, और ये दोनों वैल्यूज़ हमने पहले कैलकुलेट कर ली हुई हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आप डेल्टा एस को रिमेंबर कर लेना। डेल्टा एच हमने जस्ट अभी पिछली वाली स्लाइड में या पिछले वाले लेक्चर में निकाली है। तो अब हम देखेंगे कि इन केस ऑफ पॉलीमर अगर हमने ये इक्वेशन अप्लाई करनी होगी, सो वी विल राइट देयर द डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द पॉलीमर इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू लेटिस मॉडल, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू ये है, ये हमने कैलकुलेट की है के टी इंटू एन वन वी टू इंटू साई वन। ये हमने कैलकुलेट की है पिछली स्लाइड्स में या पिछले लेक्चर्स में। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग भी हमने कैलकुलेट किया हुआ पिछले लेक्चर्स में, विच इज इक्वल टू माइनस के एंड दिस फैक्टर। देयरफॉर डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, इन दोनों इक्वेशन को हमने लिख देना डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एस की जगह डेल्टा एस की वैल्यू। तो ऐसे बनेगी इक्वेशन, डेल्टा एच को लिख रहा हूँ मैं पहले के टी एन वन वी टू साई वन, ये इक्वेशन माइनस टी आ गया इंटू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये वाला पूरा फैक्टर माइनस के एन वन नेचुरल लॉग ऑफ वी वन प्लस एन टू नेचुरल लॉग ऑफ वी टू। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और के टी है तो के टी कॉमन आ गया यहाँ पे। तो के टी के अब ब्रैकेट में रहेगी ये चीज़ अंदर वाली एन वन नेचुरल लॉग ऑफ वी वन प्लस एन टू नेचुरल लॉग ऑफ वी टू प्लस ये जो शुरुआत की चीज़ थी इसको हम लास्ट में लेंगे एन वन वी टू इंटू साई वन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग फॉर द पॉलीमेरिक सोल्यूशंस। तो इस पर नोट आता है कई बार लिखने को, इवन जो 2018 का पेपर दिया हुआ है मॉडर्न वाली बुक में, उसमें भी इसमें लास्ट में नोट आया हुआ लिखने को। अगर आप उसको बुक को खोल के देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन था एक्सप्लेन द फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन आपको डिराइव करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो ये थे कुछ थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को लेके, उस पर हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम बात कर रहे होंगे अपने लास्ट टॉपिक, जो कि इस सेक्शन सी का भी और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इन केस ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशंस। सो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फेज रूल की बात करनी पड़ेगी। दैट इज़ दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फेज रूल, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। इसमें एफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को, और पी रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ फेजेस को। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो फेज रूल है ये नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए पॉसिबल है, ये जो जनरल एक्सप्रेशन है। अगर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पॉलीमर सॉल्यूशंस के लिए, तो ये जो फेज रूल है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। और मॉडिफाई क्यों होता है उसका भी यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है। पॉलीमर रिप्रेजेंट कंडेंस्ड फेज सिस्टम्स, देर आर ओनली सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स एंड नो गैसियस कंपोनेंट्स। अब जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन रहते हैं, सिंपल कंपाउंड के जो सॉल्यूशन रहते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करके उसकी सॉलिड फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वो चॉइस यहाँ पे थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलीमर का सॉल्यूशन होता है वो पहले से ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि पॉलीमेरिक चेन्स है, हाईली इंटरमिंगल्ड हैं। पहले तो उनका सॉल्यूशन बनाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर अगर सॉल्यूशन बन गया तो हम वो पहले सॉलिड फॉर्म में था पॉलीमर, जब आपने उसको डिसॉल्व किया तो वो एक जेल की फॉर्म में जाएगा, उसके बाद वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करके इस लिक्विड फॉर्म को, पॉलीमर को वेपर फॉर्म में ले जाएं या गैसेस फॉर्म में ले जाएं। तो बोलने का मतलब है कि पॉलीमर के केस में सिर्फ दो कंपोनेंट्स तक ही हम जा सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड तक ही। अब क्योंकि कंपोनेंट रिड्यूस हो गए, नॉर्मल के केस में 3 कंपोनेंट थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पॉलीमर के केस में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट रहे, सॉलिड और लिक्विड। तो हमें पॉलीमर के लिए ऊपर जब ये फेज रूल अप्लाई करना होगा तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। अब हमने जो फैक्टर 2 था उसको 1 कर दिया, और इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। तो आप कहेंगे कि पॉलीमर के केस में जब फेज रूल अप्लाई करना होगा तो हम नॉर्मल फेज रूल नहीं अप्लाई करेंगे, रिड्यूस्ड फेज रूल वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब जब ये फेज रूल हम अप्लाई कर रहे हैं पॉलीमर के लिए, अब हमने पहले देख लिया कि पॉलीमर क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें कि एक सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट रहता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है कि या तो नंबर ऑफ फेजेस 1 हो या नंबर ऑफ फेजेस 2 हो। नंबर ऑफ फेजेस 1 का मतलब है कि जब दोनों के दोनों कंपोनेंट, आपका पॉलीमर और आपका सॉल्वेंट,
दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आ गए, यानी कि परफेक्ट मिक्सिंग हो गई है जब, या परफेक्ट सॉल्युबलाइजेशन हो गई है जब पॉलीमर की। तो अगर उस केस में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे आएगी? हमें पता है कि सी की वैल्यू पॉलीमर के केस में 2 होती है, सो इट इज़ 2। अब हम किसकी बात करें? जब व्हेन द नंबर ऑफ फेजेस हैज़ बिकम 1, यानी कि जब सॉलिड पॉलीमर और जो आपका सॉल्वेंट है दोनों परफेक्टली मिक्स हो चुके हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन दे चुके हैं, तो उस केस में जो पी की वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ फेजेस हैज़ वैल्यू 1। सो 2 - 1 + 1 अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 2। तो इन दिस केस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 वेरिएबल पॉसिबल है, 2 तरह की वेरिएशन पॉसिबल है, ताकि हम फेज सेम ही रहे। हम वहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं और कंसंट्रेशन किसी एक कंपोनेंट की वेरी कर सकते हैं, जिससे क्या फ़र्क होगा कि जो नंबर ऑफ फेजेस रहेंगे वो 1 ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फेजेस चेंज नहीं होने चाहिए, ये मतलब हुआ इसका। दूसरी सिचुएशन पे आते हुए नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2, तो उसमें क्या हो गया? हमें पता है कि कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा पॉलीमर के केस में 2 रहती है। अब नंबर ऑफ फेजेस भी 2 हो गए हैं, तो जब इस एक्सप्रेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 1। सो इन दिस केस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 1, मतलब द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर ओनली। सिर्फ टेम्परेचर ही वेरी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंसनट्रेशन किसी की भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ही चेंज हो सकता है। इसका मतलब हम एक वेरिएबल को ही चेंज कर पा रहे हैं, वही इसका मतलब हुआ एफ इज इक्वल टू 1 का, कि हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि विद चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी अ चेंज इन कंसंट्रेशन इन बोथ द फेजेस। अब यहाँ से थोड़ा सा क्लू मिलेगा आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का। इसका मतलब हुआ कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, व्हेन द 2 फेजेस विल मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ 1 फेज। सीधा सीधा मतलब आप ये समझ के चलिए कि आपने पॉलीमर का सॉल्यूशन बनाया, एक तरफ से आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक तरफ से आप पॉलीमर ऐड कर रहे हैं। आपने देखा कि जब हमने उसको इनिशियली मिक्स किया तो वो अलग अलग रहे, पॉलीमर सॉलिड फॉर्म में रहा और जो सॉल्वेंट तो लिक्विड फॉर्म में था, तो वहाँ पे होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं मिला हमें। तो उस केस में जो नंबर ऑफ फेजेस थे वो 2 रह गए। बट हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो पॉलीमर परफेक्टली सॉल्युबलाइज होने की कोशिश करता है सॉल्वेंट में, और नेट इफेक्ट इज़ की जो 2 फेज़ थे, जो एक सॉलिड पॉलीमर का फेज़ था और लिक्विड सॉल्वेंट का फेज़ था, वो आपस में मर्ज होकर सिंगल फेज होमोजीनियस सिस्टम बन जाते हैं। तो उसको कहते हैं हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। आप सिंपल मान के चलो कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर होमोजीनियस फेज एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिसमें परफेक्टली पॉलीमर डिसॉल्व हो चुका होगा सॉल्वेंट में, और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के नीचे हेट्रोजीनस फेज प्रेजेंट होता है, जिसमें पॉलीमर सॉलिड फेज में रहता है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फेज में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगले लेक्चर में हम, या अगले टॉपिक पे हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे कि अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वगैरह वगैरह।